रिटेन्ड अर्निंग्स ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट नोट ये बड़ा क्वेश्चन में नहीं आएगा क्वेश्चन। सो पहले तो इसको फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, सेल्फ फाइनेंसिंग, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड प्रॉफिट्स, लेकिन इसका रिटेन अर्निंग्स ज्यादातर यूज होता है वर्ड। अब ध्यान से सुनना, इसको लिखना कैसे है या समझना क्या है। सपोजिटली एक कंपनी ने 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट किया, बराबर है, ये 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट किया। उसके बाद लेट अस अज्यूम प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया और 40,000 इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दिया। ये माउस से लिख रहा हूं इसलिए हैंडराइटिंग बड़ी अजीब आ रही है। इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड दिया, कितना बचा कंपनी के पास? 60। सो डू यू एग्री कि डिविडेंड इज, ये जो इक्विटी डिविडेंड है, डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। ये तो सब लोग क्लियर है। दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is not distributed to the shareholders is called as reserves, and this 60,000 को हम reserves बोलेंगे। ये reserves का पैसा तुमने वापस धंधे में लगाया, उसको flowing back of profit या retained earnings बोलते हैं। रिपीट, तुम्हारा पॉकेट मनी 1000 रुपया, 400 रुपया सोचो तुमने खर्चा किया, 600 रुपया बचा, ये तुमने वापस धंधे में लगाया, उसको क्या बोलेंगे? रिटेन अर्निंग्स। कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा कहां पे जाएगा? प्रॉफिट का एक हिस्सा कहां पे जाएगा? हाँ, तो हाथ ऐसे से करने लगता है, तंबाकू ऐसे कर रही है। हाँ बोल, कहा जाएगा? बोल। 100 ग्राम तंबाकू है, 60 ग्राम खा गए, 40 ग्राम क्या बचा? रिजर्व, उसको वापस खाया बाद में। सॉरी, एग्जांपल नहीं मैच करता है। बोलो, कंपनी का प्रॉफिट का एक हिस्सा कहां पे जाएगा? डिविडेंड। जो हिस्सा डिविडेंड में नहीं दिया वो क्या है? रिजर्व। रिजर्व, उस रिजर्व्स को वापस धंधे में लगाया, उसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। अशोका बिल्डकॉन का एनुअल जनरल मीटिंग था, मेरे मन में भी एक सवाल है, मैंने सोचा था पूछूंगा ही, उतने में एक शेयर होल्डर ने पूछ लिया, सर आपने डिविडेंड क्यों नहीं दिया जबकि कंपनी प्रॉफिट में है? प्रॉफिट में थी मतलब रिजर्व था, पहले का भी रिजर्व था। कंपनी ने डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स पूछ सकते हैं शेयर डायरेक्टर से, और डायरेक्टर को जवाब देना भी होता है। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि हम लोग 20 से 23 स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं। अशोका बिल्डकॉन, अशोका ग्रुप तो बहुत बड़ा ग्रुप है, 20 कंपनीज का समूह है, लेकिन ये अशोका बिल्डकॉन का एजीएम था। अब उन्होंने बोला हम डिविडेंड दे देंगे, सपोजिटली 1 लाख प्रॉफिट किया, 60,000 डिविडेंड दिया, 40,000 डिविडेंड दिया, तो हमारे पास बचेगा कितना? 60,000। हमको इन्वेस्टमेंट करना है, हमको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, प्रोजेक्ट्स मिले तो तुमको सीमेंट, रेती, जेसीबीज ये सब लगता है ना, तो इसलिए वो लोग डिविडेंड आई थिंक कुछ साल से नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको पूरा का पूरा पैसा रिटेन अर्निंग्स में डालना था। लॉजिक समझ में आ रहा है? अच्छा, उन्होंने 40,000, मैं अशोका बिल्डकॉन हूं, मैं तुमको 40,000 देता हूं डिविडेंड में, तो मेरे पास कितना बचेगा? 60,000। ये 60,000 मैंने धंधे में लगाया, मुझे 20,000 कम पड़ गया, मुझे कर्जा लेना पड़ेगा। फिर मेरे मन में सवाल आएगा, डिविडेंड क्यों दिया? कर्जे में ब्याज चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, इसलिए कंपनी, नए कंपनीज खास करके डिविडेंड कम देना चाहते हैं, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगता है। तो रिटेन अर्निंग्स बेसिकली प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिविडेंड में नहीं दिया जाता, जो कि रिजर्व्स कहलाता है, उसको री इन्वेस्ट किया इन द बिजनेस, उसको फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। फ्लो मतलब वापस से खेती में, जमीन में बीज बोना, और ये सब लोग करते हैं कंपनीज, इसलिए पूरा का पूरा डिविडेंड नहीं देते। तुमने आज पूरा डिविडेंड दे दिया, तुमने गाड़ी का पूरा पेट्रोल खत्म किया,
तो धक्का तुमने मारा होगा गाड़ी को, धक्का मारना बड़ा दुखी काम है, तो इसलिए तुम रिजर्व में रहता है ना, टैंक बाइक्स में रहता है ना रिजर्व, कुछ तो 1-1.5 लीटर होना चाहिए। तो ये कारण है कंपनी पूरा डिविडेंड नहीं देती और देना भी नहीं चाहिए। अच्छा, कर्जा लिया हुआ है, इंटरेस्ट चढ़ रहा है, इधर तुम पूरा डिविडेंड बांट रहे हो, भाई कर्जा नहीं दे पाओ उससे तो अच्छा डिविडेंड कम दो, तुम्हारा ही पैसा है, तुमको कर्जा कम लेना पड़ेगा या तो नहीं लेना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जो राइटअप है, अ कंपनी जनरेट्स प्रॉफिट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयरहोल्डर्स इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉल्ड डिविडेंड, that part of profit which is not distributed as dividend is called as reserve. This reserve, if reinvested, is called as retained earnings. लेकिन retained profits सी डायरेक्टर के लिए चैलेंज रहता है कि कितना डिविडेंड देना और कितना रिजर्व्स। सदियों से क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स रहा ही डायरेक्टर्स को। हम डिविडेंड चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, डिविडेंड पॉलिसी बोलते हैं उसको। तुमको पॉकेट मनी 1000 रुपए तो मन में सवाल आएगा, पहले दिन उड़ा दे क्या पूरा महीना चलाना है? बराबर है, पहले दिन उड़ाया तो सब सवाल आते हैं मन में, तो ये सब डायरेक्टर्स को भी सवाल आते हैं। लेकिन रिटेन अर्निंग्स किस पे डिपेंड है? प्रॉफिट पे डिपेंड है। तुम लॉस में हो तो तुम कहां से रिटेन कर पाओगे? मुझे रिटेन करने के लिए भी प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं रिटेन कहां से करूंगा? और प्रॉफिट है तो मैं फिर फैसला लूंगा कि कितना डिविडेंड दूं और कितना रोकू, ठीक है ना? तो टोटल अर्निंग पे डिपेंड है। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है। मैं तुमको बताता हूँ, जनरेशन चेंज हुआ है। आजकल का जनरेशन ना थोड़ा सा डिविडेंड देने में विश्वास करता है। प्रॉफिट है ना, दो, बांटो बांटो। थोड़े पुराने जो जनरेशन है, एटलीस्ट मेरे टाइप का जनरेशन विल नॉट गिव एंटायर अमाउंट एज डिविडेंड, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम आ गया कोविड का, कितने सारे अच्छे होटल्स बंद हो गए, बहुत सारे बच गए रिजर्व्स की वजह से। हम लोग भी बच गए, रिजर्व नहीं होता ना 2 साल, रेंट चालू, असिस्टेंट और इन सबका पगार चालू, अर्निंग्स 25% पे, पुराना रिजर्व निकाल निकाल के सब जिन लोगों ने बचाया वो लोग बच गए, जिन लोगों ने नहीं बचाया था, जो आज कमाया कल उड़ाया, बहुत सारे उड़ गए। अच्छे होटल, सिनेमा घर, जिम्स, कोचिंग क्लासेस, जिन्होंने सेविंग नहीं किया था उड़ गए। तो रिटेन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट भी, और एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट सेफ्टी भी जरूरी है कि तुम बाजू में तो करो कुछ इमरजेंसी। अभी कोविड का 4th वेव शुरू हो रहा है, वापस जो न्यूज आ रहा है, 4th वेव आ गया, वापस लॉकडाउन, और ऑलरेडी सब लोग के सेविंग्स नियरली खत्म हो गए। अभी लॉकडाउन करेगा गवर्नमेंट तो बहुत लोग सुसाइड कर लेगा, मर जाएंगे। तुम देखो सेविंग्स बहुत लोग का कम हुआ है अभी, इसलिए नेक्स्ट लॉकडाउन में तो एक्सपेक्ट करता भी नहीं होगा। तीसरा, डिविडेंड पॉलिसी बेस्ट है। डिविडेंड पॉलिसी का एक कंजर्वेटिव है, भाई 20% से लोग खुश हो रहे ना, तो तुम्हारे पास ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो भी 20 का 25 दे दो। कंजर्वेटिव है भाई, डिविडेंड कम दो, ज्यादा रखो और उससे रीइन्वेस्ट करो, कर्जा मत। ये कंजर्वेटिव। थोड़ा लिबरल पॉलिसी है जो यंगस्टर, दोनों डिविडेंड क्या फर्क पड़ता है, ये कौन कर सकता है? इन्फोसिस, इन लोग के इन्वेस्टमेंट के प्लान नहीं है तो 2 डिविडेंड बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुराने कंपनीज डिविडेंड ज्यादा दे क्योंकि उनके पास एक्सपेंशन का प्लान या हो चुका है, नया वो लोग का प्लान नहीं है। नवे कंपनीज के तो नए नए ब्रांचेस खोलेंगे, ठीक है ना, तब तो डिविडेंड देंगे तो बचेगा कम। नवे कंपनीज डिविडेंड नॉर्मली कम देते, पुराने कंपनीज डिविडेंड ज्यादा देते। टैक्सेस, टैक्सेस तो बहुत बड़ा फैक्टर है। सेक्शन 115 इनकम टैक्स एक्ट 61, एक जमाने में मैं डिविडेंड दूंगा तो मुझे 15% टैक्स काट के देना पड़ता था। तुम्हारे हाल, मैंने नेट प्रॉफिट कमाया 100 रुपया, उसमें से 40 रुपया डिविडेंड दूंगा तो 40 नहीं देने का, उसमें 15% 6 रुपया काटने का, बाकी का 34 देने का, मतलब तुमको टैक्स कट के मिलेगा। फिर शेयर होल्डर चिल्लाते हैं हमको कट के मिल रहा है, कंपनी की कोई गलती नहीं। इनकम टैक्स एक्ट 61 का कायदा। तो बोनस शेयर दे सकते हैं, बोनस शेयर्स में 159 लागू नहीं होता, तो बोनस शेयर्स दो। बोनस शेयर्स के लिए प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट नहीं है तो मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा, तो टैक्स काटना पड़ेगा। अब नया कायदा 159 हटा दिया, तुम्हारे हाथ में जो पैसा आएगा मैं 40 रुपया पूरा दूंगा,
अब तुमको टैक्स भरना है जो पैसा हाथ में आएगा उस पे। सो अभी कंपनी 15% नहीं काटेगी, काटेगी नहीं, तुमको पूरा डिविडेंड मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा डिविडेंड इनकम में दिखाना पड़ेगा। पहले 40 रुपीज में जो मैं 15% काट के तुमको जो 34 रुपीज देता था वो टैक्स फ्री होता था, क्योंकि टैक्स ऑलरेडी कट चुका है। समझ में आ रहा है? 40 रुपए में 15% टैक्स काटा तो तुमको वापस 34 जो तुम्हारे हाथ में बचा हुआ आया उस पर डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा। लेकिन अभी 40 रुपीज में पूरा दूंगा भाई, तुम इनकम में दिखाओ, तुम टैक्स करो। इसमें जो करोड़ों कमाते थे उनकी बैंड बज गई, क्योंकि वो लोग बोलते थे हम 30% हाईएस्ट टैक्स है इंडिया का। वो लोग बोलते थे करोड़ रुपए में 15% आता था, कट के 85 लाख आता था। अभी करोड़ रुपए में 30% 30 लाख भरना पड़ेगा। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNWI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल थोड़े नाराज हुए इसकी वजह से। एज ऑफ कंपनी मैंने ऑलरेडी बोल दिया, नवे कंपनीज डिविडेंड कम देते, पुराने कंपनीज ज्यादा देते। सेल्फ फाइनेंस एक्सपेंशन जो अशोका बिल्डकॉन कर रहा था, कर्जा कितना लोगे तुम? कर्जा ले लो के एयर इंडिया को बेचना पड़ा ना लास्ट में। 1988 के बाद 2 लाख करोड़ का उन लोगों ने पूरा मिलाकर कर्जा हुआ था शायद, जहां तक मैं जानता हूं। आखिर में 18,000 करोड़ में बेचा, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शायद 65,000 करोड़ ऊपर से कर्जा चुकता करना पड़ा। टाटास ने ऐसे ही नहीं लिया, टाटास ने बोला 65,000 का कर्जा तुम भरो। जो गवर्नमेंट को 18,000 करोड़ मिला और 65,000 करोड़ का कर्जा दिया। पिछले 2 लाख करोड़ का नहीं, 2008 से लेकर 2022 बेचने से पहले 2 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने फंड्स पंप किए एयर इंडिया को जिंदा रखने के लिए। किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया, जेट एयरवेज बंद हो गया, बट एयर इंडिया सिंस गवर्नमेंट कंपनी था, लॉस होते गया, गवर्नमेंट पंप करते गया। डिविडेंड तो सवाल ही नहीं उठता, प्रॉफिट में था ही नहीं एयर इंडिया। एक बार प्रॉफिट था 17-18 करोड़, लेकिन 50,000 करोड़ के प्लेन्स कर्जे में ले लिए। भाड़े पे लिया होता तो बहुत सस्ते में मिला होता, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन था तो वो मैं भी डिस्कस नहीं करना चाहता, वो पॉलिटिकल डिसीजन था। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल अगेन, तुमको गवर्नमेंट, इधर मैंने कायदे बोले नहीं, गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनीज एक्ट 2013, सेबी के गाइडलाइंस। भाई तुम डिविडेंड 15% दे रहे हो तो तुमको कुछ 5% बाजू में रिजर्व में भी डालना पड़ेगा, ये गाइडलाइंस है। तुम पूरा 1 लाख तुम्हारे मन मर्जी से लाख रुपए नहीं दे सकते, क्योंकि तुमको इनकम टैक्स का तो कायदा भी तुम पर नहीं है क्योंकि शेयर होल्डर्स के पर है, लेकिन तुमको कुछ हिस्सा रिजर्व में डालना पड़ेगा। ये सब गाइडलाइंस तुमको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद तुम डिविडेंड दे पाओगे। यदि उन लोगों ने बोला 10% से कम कोई रिजर्व में मत डालो, चलेगा, 10 से 15%, 2.5% डालो, तो तुमको रिजर्व में डालना ही पड़ेगा। समझ में आया? गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मतलब कंपनीज एक्ट 2013, सेबी के गाइडलाइंस, इंडिया के बाहर पे कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सब कायदे जानो, उसके बाद डिविडेंड दो। कुछ कायदे नहीं माने, बाद में बैंड बजेगा, क्योंकि फाइन्स और पेनल्टीज तो अभी बहुत ट्रैक होना शुरू हो गया। ठीक है ना? क्लियर? अभी मैं तुमसे घर खरीदता हूँ 50 लाख के ऊपर का, खरीदो। कुछ किसी के पेरेंट्स बिल्डर भी है तो भाई 50 लाख में तुमको नहीं दे सकता, बहुत बड़ा कायदा का उल्लंघन होगा। 1% TDS काटना पड़ता है, 50,000 मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट तुमको दूंगा, 4950 तुमको दूंगा, 1% 50,000 गवर्नमेंट को जाएगा। और नहीं काटा मैंने, बैंड बच जाएगा मेरा, गवर्नमेंट छोड़ेगा नहीं मेरे को, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब कायदे के बिना तुम नहीं कर सकते, सीए का एडवाइस लेना पड़ता है इस चीजों में, है ना? तो गवर्नमेंट कंट्रोल और गवर्नमेंट लॉ ये तुमको जानना पड़ेगा। अब ये हुआ ही नहीं है, मैंने जैसे तुमको बोला था स्टोरी का हम यूज करेंगे, इधर मैं कोशिश करके तुमको पॉइंट्स लर्न करवाता हूँ। हालांकि इसके पॉइंट्स का स्टोरी बनाना बहुत कठिन है क्योंकि बहुत टेक्निकल है, लॉ में स्टोरी बनाना बहुत मुश्किल है, इकोनॉमिक सोचने में बहुत इजी पड़ता है। तो लेट अस थिंक ऑफ अ स्टोरी जो बना है। धरती माँ के नाम पर मैंने एक बनाया था। सोचो एक जमीन है जिसका एज हजारों साल पुराना है, जो धरती बोलते हैं, ठीक है ना? नाउ एक आदमी है जिसने अपनी टोटल अर्निंग इस जमीन पे लगा दी है, ठीक है? एक जमीन है जिसका एज हजारों साल पुराना है, एक आदमी है जिसने अपनी टोटल अर्निंग इस जमीन पे लगा दी है। मतलब अब मेरा एक स्टूडेंट ही ले लो, हाईली रिच फार्मर, वो लोग भाड़े पे दे दिए, कुछ जमीन करते खुद,
बहुत सारे जमीन भाड़े पे, उनको रेंट मिलता है, और रेंट इज टैक्स फ्री। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स फ्री। 2 करोड़ तुम जमीन बेचो, 2 करोड़ पूरा वाइट, नो टैक्स, क्योंकि वो टैक्स फ्री है। इसलिए फार्मर्स लोग तुमने देखा ना, एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। तो वो जमीन पे पैसा लगाता है, लेकिन एग्रीकल्चरल जमीन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल जमीन नहीं। नॉर्मल जमीन बेचोगे तो टैक्स लगेगा, जिसको कैपिटल गेन बोलता है। सो एक जमीन है जिसका एज हजारों साल पुराना है, एक आदमी है जिसने टोटल अर्निंग इस जमीन पे लगा दी है, और उसके फैमिली का एटीट्यूड है कि मेहनत करके कमाओ, मेहनत करने का नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट करने का है। लेट अस अंडरस्टैंड, एक जमीन है, उसका एज पुराना है, एक आदमी कमाता है। बहुत सारे गुजरातीज जिनका पटेल किराना शॉप था, उन्होंने अपना शॉप बंद किया और सब रियल एस्टेट में उतरे हैं। सब मतलब बहुत सारे इसमें उतरे हैं, रियल एस्टेट में। ऐसा सोचो, उसने अपना टोटल अर्निंग कहां पे लगा दिया? इस जमीन में। पर उसके फैमिली का एटीट्यूड है, भाई मेहनत करके कमाओ, पे मेहनत करना नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट करना है। उन्हें तो भाड़े पे सिर्फ डिविडेंड पाना है, रेंट के बजाय डिविडेंड सोचो। बहुत सारे फार्मर्स सिर्फ रेंट के तौर पर ही लाखों करोड़ों कमा लेते, क्योंकि खेती का जो आउटपुट है वो भी तो मिलता है उनको, ठीक है। और वो लोग रेंट पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड लेते हैं। तो क्या बोलेंगे? पॉइंट नंबर 1, एक जमीन है जिसका एज बहुत पुराना है, एक आदमी ने अपनी टोटल अर्निंग इस जमीन पे लगा दी, बट उसके फैमिली का एटीट्यूड है मेहनत नहीं करना, सिर्फ मैनेजमेंट करो, क्योंकि इस जमीन से तुमको रेंट नहीं, क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। पर उन्हें पता नहीं है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है और गवर्नमेंट टैक्स लगा देता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है एग्रीकल्चरल जमीन ना हो, नॉर्मल जमीन पे तुमको टैक्स लगेगा। सडनली जमीन में भूकंप आता है और जमीन सेल्फ तौर पर एक्सपांड कर जाती है और काफी फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। थोड़ा सिली भी लगेगा, पॉइंट डज नॉट मैटर, तुमको पॉइंट याद होना चाहिए। या टेक्निक नंबर 1 क्या था? एक जमीन है जिसका एज बहुत पुराना है, एक आदमी है वो टोटल अर्निंग इस जमीन पे लगाता है, और उसके फैमिली का एटीट्यूड यह है कि जमीन में कुछ करना नहीं है, काम सिर्फ मैनेजमेंट करना है। क्यों? इस जमीन से क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। पर इन लोग को पता नहीं है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तुम जमीन बेचोगे तो टैक्स लगेगा। फिर एक दिन भूकंप आता है, जमीन सेल्फ फिनेंस एक्सपेंशन कर जाता है। तो इस प्रकार से 7 पॉइंट एक बार लिख के निकालो ये पॉइंट, तो तुम्हारा हो जाएगा।